देखो हम लोग का अगला टॉपिक है क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, माने क्या चीज एमीन का भौतिक गुण। तो इससे पहले भी अल्कोहल, फिनॉल, इथर इस का भौतिक गुण पढ़े ना, तो ठीक उसी प्रकार भौतिक गुण में कुछ कुछ बात जो होता है क्या होता है, कॉमन होता है, सब में एक तरीका से पढ़ा जाता है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्था। तो किसी भी चीज़ का भौतिक अवस्था के अंतर्गत मतलब कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, या उसका रंग कैसा है, या उसका गंध कैसा है, ये सब किस में आ जाता है, फिजिकल स्टेट में। तो हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, एमीन के बारे में। तो देखो जी, इसमें बहुत सारा कंडीशन है, उसको ध्यान से समझेंगे। एमीन का जो पहला सदस्य और दूसरा सदस्य होता है, क्या जी बोले, एमीन का जो पहिलका सदस्य और दूसरा का। और देखो बताए थे कि ज़्यादा मात्रा में हम लोग को कौन सा एमीन प्राप्त होता है, प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, या कहीं भी प्राइमरी एमीन का यूज होता है, प्राइमरी एमीन देखने को मिलता है। तो तुलना किया जाता है प्राइमरी एमीन से, ठीक ना। तो जो एमीन का पहिलका सदस्य होगा क्या होगा, मिथाइल एमीन होगा, CH3NH2 लिख सकते हैं, फार्मूला नाम भी लिख सकते हैं। अरे एमीन का पहिलका सदस्य ना हो जाएगा मिथाइल एमीन, ठीक। दूसरा का सदस्य का होगा बोलो तो, इथाइल एमीन, C2H5NH2 लिख सकते हैं। तो देखो एमीन का पहला सदस्य और दूसरा सदस्य, यानी कि कहने का मतलब है कि मिथाइल एमीन और कोची इथाइल एमीन, ये दोनों जो रहता ना है से गैसीय अवस्था में रहता है। कैसा अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है। और इसका जो गंध होता ना है, गंध अमोनिया के जैसा होता है। कैसा होता है, अरे इसका गंध कैसा होता है, अमोनिया के जैसा गंध होता है। यानी कि मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन किस अवस्था में रहता है, गैस, गैस समझ रहे हैं ना, मैंने गैस में पानी नहीं रहता है, उड़े वाला रहेगा गैस, ठीक ना। तो मिथाइल एमीन तथा इथाइल एमीन दोनों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन का गंध कैसा होता है, तो अमोनिया के जैसा होता है। बताया था ना अमोनिया का फार्मूला NH3। थोड़ा सा और इसका चर्चा कर लेते हैं। अमोनिया जो होता ना है से एक रंगहीन गैस है। कैसा गैस है, रंगहीन गैस है, माने इसका कोई रंग नहीं होता है। इसका जो गंध होता ना है, गंध बहुत तीखा होता है। कुछ होता है, माने कहने का मतलब कि अगर अमोनिया का गंध अगर सूंघेंगे ना, अरे अमोनिया पहला बात कि सूंघे ना से तो बहुत खराब इसका गंध लगता है, ठीक ना। तो अमोनिया का गंध जब सूंघेंगे ना तो आंख से आंसू आ सकता है। आंख से क्या चीज आ सकता है, आंख से आंसू आ सकता है। अरे समझ में आ रही है। देखो अमोनिया का फार्मूला Na3 होता है, पहले का बार बता दिए थे। अमोनिया कैसा गैस है, रंगहीन। रंगहीन माने इसका कोई कलर नहीं होता, रंग नहीं है। तो अमोनिया एक रंगहीन गैस है। अमोनिया का गंध बहुत खराब होता है, जिसको हम तीखा लिख सकते हैं। यानी कि इसको जब सूंघेंगे ना, अरे कौची करेंगे, सूंघने पर कौची हो जाएगा, आंख से आंसू आ जाएगा, या आंख में जलन होने लगेगा, ठीक ना। या ऐसे इसको समझते हैं जैसे कभी कहीं अति देखा है, पेशाब खाना या शौचालय, पेशाब खाना या शौचालय। अरे देखा है कभी बाजार उजार में या बस स्टैंड के अगल बगल देख ले है, तो वहां पर ही कोनो आता है पेशाब कर देता है, ठीक ना, देख ले है कि ना। और वहां पर जाएगा तो मतलब इतना खतरनाक गंध उसका रहता है कि नाक मूंद के वहां पर जा पड़ता है। सही बात है कि ना, तो समझ में आ रहा है। अब ना तो देखना जहाँ पर कोई पेशाब करेगा ना, वहाँ पर देखना देवालवा एकदम खदरा जाता है, गिरा देगा देवाल। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि देवाल पर कहीं कहीं लिखा रहेगा कि यहाँ पर पेशाब करना कुछ है, मना है। अगर उतना दूर में कौन आ रहा है तो उतने दूर में कर रहा है, तो कुछ दिन के बाद वो दीवार का हो जाता है, खदरा जाता है, यानी कि गिर जाएगा। कभी देखना बस स्टैंड के अगल बगल इधर कभी रुकेगा, समझ में आ रहा है। तो जैसा वो मूत्र का जो पेशाब का जो गंध होता ना है, ठीक उसी प्रकार वैसा ही किसका गंध होता है, अमोनिया का। तो बहुत खतरनाक गंध होता है, सही बात है। अरे इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़े। अब देखो तो ये हो गया पहला कार्बन का एमीन और ये हो गया दूसरा कार्बन का एमीन। अरे यही ना कह सकते हैं शॉर्ट में, पहला कार्बन का एमीन और दूसरा कार्बन का एमीन। अब ऐसे ही हो सकता ना है कि तीसरा से, ठीक, तो तीसरा कार्बन के एमीन से 11वां कार्बन तक, कै तक, 11 तक, माने कि C3 से C11 तक द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्रव अवस्था में, या द्रवीय अवस्था बोल सकते हैं, लिक्विड में, ठीक ना। माने कि पहला और दूसरा
का जो एमीन है ना, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन के जो एमीन है वो गैसीय अवस्था में, इसका गंध कैसा रहता है, अमोनिया के जैसा। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे भी नहीं बढ़े हैं, थोड़ा सा 3 से 11 तक। अब देखो 3 से 2 तक तो फरियाई दी नहीं पड़ी, तो 3 से ना, तो 3 से 11, 10, 8, 9 सब चलता है, लेकिन एक कॉमन 3 से 11 तक मान लें किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव में। और इसका जो गंध होता है ना, मछली के जैसा होता है। कैसा होता है, मछली के जैसा। कभी देखा, अरे जहाँ मछली बिकता है वहाँ पर खरीदे उधर जाता ना, तो दूसरे किस्म के गंध आता ना मछली वाला। अरे ना तो एकदम सूंघ के देखेंगे बढ़िया से, डिब्बा उब्बा रखा रहता ना है, तो वहाँ पर एकदम सूंघेंगे दबा के, क्या समझा, तो अपने पता चल जाएगा कैसा मछली का गंध रहता है। समझ में, मछली का गंध पता करना हो तो जाके सूंघेंगे, ठीक ना। कोनो एकदम भयानक सूंघता है, ऐसा हुमच के सूंघ लगा तो धूरी उरी सब नकिए में घुस जाएगा ना जे, तो उतना भी दबा के नहीं सूंघे। मछलियों बेचारा डरा जाएगा ना, खतरनाक आदमी आ गया का, इतना दबा के सूंघ रहा है। अरे समझ में आ रहा है। अब इससे आगे दें कि उच्चतर सदस्य, माने कि बहुत आगे वाला, ठीक ना, यानी कौन चीज C12 से अब जितना आगे रहे तो C इन्फिनिटिव कर दें। ई जो रहेगा ना ठोसियाल अवस्था में रहेगा। कैसा अवस्था में, और जब कार्बन के संख्या बढ़ता ना है तो इसका फिर कोई गंध नहीं होता है, यानी कि गंधहीन कह सकते हैं। कौन सी कह सकते हैं, गंधहीन, माने कोई इसका विशेष प्रकार का गंध नहीं होता है। तो देखना, एमीन का पहला और दूसरा सदस्य गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जिसका गंध किसके जैसा रहता है, अमोनिया के जैसा। 3 से लेकर 11 तक का एमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका गंध मछली के जैसा होता है। इससे आगे जो उच्चतर सदस्य रहता है, बहुत बड़ा साइज वाला, कार्बन की श्रृंखला बढ़ती रहेगा तो बड़ा साइज हो जाएगा, भारी भी हो जाएगा, ठीक ना। तो कोई भी चीज देखो, कहने का मतलब कि जो छोटका है से गैस में, तनी सा आगे बढ़े तो द्रव में का है कि परमाणु की संख्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, भारी भी होते चलेगा, और लास्ट में बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा तो ठोस अवस्था में हो जाएगा, ठीक ना। और ठोस अवस्था में हो जाता है तो बढ़का जो एमीन रहता है, उच्चतर सदस्य का एमीन, उसका कोई विशेष प्रकार का गंध नहीं होता है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं क्या होता है, गंधहीन होता है। ये जो था से सब एलिफैटिक के लिए था। ये मतलब कि जो गुण पढ़े ना फिजिकल स्टेट में, कैसा एमीन के लिए था, एलिफैटिक एमीन के लिए। का है कि देखो ना, मिथाइल इथाइल आ रहा है तो एलिफैटिक एमीन है। अब ऐसे ही एरोमेटिक भी तो हो सकता ना है। अरे एरोमेटिक माने कि बेंजीन वाला, जैसे यहाँ ध्यान देना, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, अगर ले लेते हैं ऐसा कुछ, तो बताओ इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एनी। तो खैर ये भी एमीन है, लेकिन ये कैसा एमीन है, एरोमेटिक एमीन है। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। अरे समझ में रहा। तो एरोमेटिक जो एमीन होता है, कोची एरोमेटिक जो एमीन होता है, ये क्या होता है, मतलब कि रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन। अरे समझ में आ रही है। एरोमेटिक एमीन जो क्या होता है, रंगहीन होता है, माने कि कोनो रंग के नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन कभी कभी क्या होता ना है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, किसके संपर्क में आने से, पहला बात कि जो एरोमेटिक एमीन है, तो एरोमेटिक एमीन में हमने ले लिए कुछ एनिलीन। अरे एरोमेटिक एमीन में क्या चीज ले लिए हैं, एनिलीन। तो एनिलीन जो है, यानी कि जो एरोमेटिक एमीन है, उसका अगर फिजिकल स्टेट देखा जाए तो क्या होता है, रंगहीन होता है। बताया था ना, रंग ठोस द्रव गैस सब फिजिकल में जाएगा तो ये क्या होता है, रंगहीन। लेकिन कभी कभी वायुमंडल में ऑक्सीजन है ना, वायुमंडल में छोड़ देंगे तो कभी कभी ये जो रंगहीन अवस्था है, यानी कि जो एनिलीन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। तो जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता ना है तो कुछ हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत, यानी कि उसका नेचर, जैसा पहला नेचर था ना, पहले नेचर का हो जाता है, बदल जाता है। तो ये क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगीन। अभी रंगीन में ये नहीं याद करना है कि लाल होगा कि हरा होगा, ये इतना से मतलब नहीं है, ठीक ना, इतना डीपली जाना ही नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक एमीन यानी कि एनिलीन रंगहीन होता है, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर कुछ मतलब कि चमकने लगता है, रंगीन हो जाता है। तो अब लिखेंगे दूसरा, हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। लिखो जी जल्दी, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु, ठीक ना। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु हो गया। देखो पहला बात कि बॉइलिंग का अर्थ क्या होता है। देखो बॉइलिंग जो है सब बॉयल से बनल है। बॉयल माने कुछ ही, अरे उबालेंगे एक तरह से, यही ना। तो उबाल लेना कहने का मतलब कोई लिक्विड को हम उबालेंगे तो पहले रहेगा द्रव अवस्था में और फिर उबलेगा तो गैस या वाष्प की अवस्था में बदल जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का अर्थ होता ना है कि कोई पदार्थ कितना जल्दी वाष्प बन के उड़ जा रहा है, कोई पदार्थ कितना जल्दी वाष्प बन के उड़ जा रहा है, ठीक ना। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो जी, बॉइलिंग पॉइंट किसका चर्चा करना है, एमीन का हमने कितना चर्चा करना है। तो देखो
यहाँ एक लेते हैं हाइड्रोकार्बन CH4। CH4 क्या है? हाइड्रोकार्बन है, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब कौन चीज है? हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन कौन चीज है? CH4। अगर कोई कहे कि ये जो हाइड्रोकार्बन CH4 है एकरा से हमारा एमीन बनाना है, एकरा से क्या करना है? एमीन बनाना है। तो क्या करेंगे? देखो तो दिमाग लगाओ तो यहाँ से एगो हाइड्रोजन हटा देंगे, अरे एगो हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 और एक बॉन्ड खाली होगा और यहाँ पर एक पूछ देंगे का चाहिए? NH2। अरे समझ में आ रहा है? जब इस हाइड्रोकार्बन से यानी कि मीथेन से हमको क्या करना है? एमीन बनाना है, ठीक। तो एकरा में से हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 बॉन्ड खाली, अब एकरा पहुँच देंगे NH2 के, तो ये था हाइड्रोकार्बन मीथेन और ये बन गया एमीन। अरे बन गया ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका ये डेरिवेटिव है, इसका ये डेरिवेटिव है, मैंने डेरिवेटिव मैंने एक तरह से प्राप्त होना, मैंने इसी से ही प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन का ये जो एमीन है से क्या है? डेरिवेटिव है। तो अब बात है ना कि अगर ऐसा रहे तो ये दोनों में केकर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा। तो ये जो एमीन बनाए हैं ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट का होता है? ज़्यादा होता है। ये बात याद रहेगा। अरे देखो ये चोंच है, देखो चोंच खुला तो जने चोंच खुला ओकर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और ये चोंच बंद है तो बॉइलिंग पॉइंट कौन है? कम। तो अगर एगो हाइड्रोकार्बन दिल रहे और एगो एमीन दिल रहे, अरे समझ में रहा है? हाइड्रोकार्बन रहे और कुछ रहे एमीन, तो दोनों में केकर बॉइलिंग पॉइंट के मान ज़्यादा होगा? एमीन का। किसका ज़्यादा होगा? बनल है एकरे से ही, एकरे से ना एकरा बना दिए हैं, लेकिन इसका कम हो जाता है, इसका ज़्यादा। अब कोई कहेगा कि क्या है? तो क्या है? तो देखो इसमें नाइट्रोजन आ गया। अरे नाइट्रोजन आया ना, नाइट्रोजन होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व। क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक तत्व। मुख्य रूप से 3 गो जो तत्व होता है वो विद्युत ऋणात्मक होता है। कैगो? 3 गो। इसका ट्रिक है FON, फोन, ठीक ना? FON, फोन। F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। तो ये दोनों के बाद ये है, लेकिन ये भी अच्छा खासा विद्युत ऋणात्मकता को दर्शाता है। तो देखो जी यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन आ गया तो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक ना? अब इन सब आपस में हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे पढ़ाए थे ना हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंधन। हिंदी में क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बंधन। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन एकदम फिक्स रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन क्या रहेगा? एकदम फिक्स रहेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन न रहे तो हाइड्रोजन बॉन्ड होबे नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा तत्व तो एकदम फिक्स रहेगा? तो हाइड्रोजन एकदम कसम खा के, कोची करके? कसम खा के। और कसम क्या है पता है ना? हाँ, कसम एक प्रकार का रसम है। अगर कसम में सच्चाई होता तो सबसे पहले भगवान मर जाते का जी, क्या कि सबसे ज़्यादा लोग भगवान की कसम खाते हैं ना, खाते हैं, कहते हैं कि भगवान की कसम खा के कर रहे हैं कि आज के बाद ये वाला काम ना करें, और कल वही करेगा, अगला दिन वही काम करेगा। तो इसीलिए एकदम हुमच के कसम खाइए, कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो जी बॉन्ड में कौन सा था तो फिक्स रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। इसका एकदम सबसे सुपर ट्रिक है हेडफोन। कौन सी रहेगा जी? हेडफोन। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है किसमें न है तो पहचानने का एक सुपर तरीका है कुछ हेडफोन। तो देखो हेड का पहला अक्षर एच है तो एच से हो गया हाइड्रोजन, हेड से हो जाएगा हाइड्रोजन, और फोन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन तो फिक्स है, अब ये तीनों में से कोनो एगो मिल जाए, या दोनों मिले या तीनों मिले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एगो मिलना चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन फिक्स है, अब ये तीनों में से कोनो मिल जाए तो ओकरा में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण करेगा कि ना? ना करेगा जी? अरे देखो ना हाइड्रोजन फिक्स है बहुत, देखो ना 3 2 5 गो है ना, है हाइड्रोजन फिक्स है, अब ये तीनों में से एगो है कि ना है ना? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। में हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट का मान अधिक हो जाता है, इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पहचानने आ जाएगा ना किस यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड है और किस में न है। तो ट्रिक क्या है? हेडफोन। हेड माने हाइड्रोजन और एफ माने फ्लोरीन, ओ माने ऑक्सीजन, एन माने नाइट्रोजन। हाइड्रोजन फिक्स रहेगा, ये तीनों में से कोनो एगो या दूगो मिल जाए तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, और हाइड्रोजन रहेगा यह नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा। तो ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना? चेक करते हैं कौन कौन में होगा कौन में ना होगा। तो देखना जी यहाँ लोग दिखाई देगा, यहाँ अरे यहाँ दिखाई देगा, देखो यहाँ लिखा है H2O जल। बोलो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? देखो हाइड्रोजन फिक्स है, आज तीनों में से एगो है कि ना? तो एकदम है, अरे है ना? HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, देखो H फिक्स है, अभी तीनों में से एगो है कि ना? अरे एकदम हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा CO2 में हाइड्रोजन बॉन्ड है कि ना? इसमें देखो कहाँ हाइड्रोजने नहीं है, वो बाद में रहे या ना रहे ओकरा से क्या मतलब, हाइड्रोजने नहीं है तो इसमें होगा।
अच्छा HCl में है कि ना? हाइड्रोजन तो है लेकिन उन तीनों में से है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अरे समझ में आ रही है? H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन तो है लेकिन FON में से कहाँ है, तो इसमें नहीं होगा, ठीक ना। और देखो H2SO4 इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? अरे होगा, एकदम होगा। देखो ना हाइड्रोजन फिक्स है और इसमें से नहीं है। अब एक गो रहे, दो गो रहे, तीन गो रहे, चार गो रहे, उससे मतलब नहीं है ना, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक और बता दो, HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसमें होगा ना? होगा जी। अरे हाइड्रोजन फिक्स है ना, अब ये तीनों में से आओ ना, तो ऑक्सीजनो आ गया, नाइट्रोजनो आ गया, तो आओ बढ़िया बात है ना। अरे आप बढ़िया बात है ना, तो समझ में आ रहा है? तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड पहचानने के लिए कुछ करेंगे, फोन लगाएंगे, कुछ करेंगे, फोन लगाएंगे, तो फोन लग गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे देखो हाइड्रोजन और फोन लगल है, हाइड्रोजन फोन लगल है ना, है इहो में नहीं है, इहो में नहीं है, हाइड्रोजन और फोन लगल है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले क्या चीज करेंगे, फोन लगाएंगे। अगर फोन लग गया मैंने तीनों में से मिल गया, हाइड्रोजन तो फिक्स ही है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और फोन नहीं लगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन तो फिक्स है और फोन लगल है ना, लगल है। खैर इसमें दो आ गया, तो कभी कभी ना होता है कॉन्फ्रेंस करके बात हो जाता है, दो तीन गो है ना, तो ये कॉन्फ्रेंस है तो आखिर तो फोन लगल है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो आप पहचाने आएगा जी। अब इसको हटा देना। जो बॉइलिंग पॉइंट होता ना है, एक फोर्स है जिसका नाम है क्या, वांडर वाल फोर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता ना है, वांडर वाल फोर्स पर निर्भर करता है। किस फोर्स पर निर्भर करता है? वांडर वाल फोर्स पर। तब देखो अब वांडर वाल फोर्स है क्या, तो ये जो है ना एरिया के साथ बढ़ता है, एरिया के साथ क्या होता है जी, बढ़ता है। एक अर्थ हुआ ना, एरिया में कुछ जगह घेरे वाला क्षेत्रफल, तो जिसका एरिया ज्यादा रहेगा, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, ओकरा में वांडर वाल फोर्स का मान ज्यादा रहेगा। और जब वांडर वाल फोर्स का मान ज्यादा रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। जिसका एरिया कम रहेगा तो उसमें वांडर वाल फोर्स भी कुछ रहेगा, कम लगेगा। और जब वांडर वाल फोर्स कम लगेगा ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक ले लेते हैं मिथाइलेमिन, देखो CH3NH2 होगा मिथाइलेमिन। एक ले लेते हैं प्रोपाइलेमिन, CH3CH2 CH2NH2। तो देखो जी, तो बताओ ये दोनों में केकर ज्यादा एरिया, ओकर अरे ना होगा, ये इतने ना एरिया घेर रहा है जी, ये देखा पसरल है एकदम, छितर गया है का जी। तो इसके अपेक्षा इसका एरिया ज्यादा है, अब इसका एरिया ज्यादा है तो इसमें वांडरवाल फोर्स का मान ज्यादा है, और जब इसमें वांडरवाल फोर्स का मान ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का मान ज्यादा होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसमें किसी को दुख? अब सुनो एक बात आओ, लेकिन अब एक ऐसा होता है, एक लेता है 4 कार्बन का एमीन, यहाँ दिखाई दे रहा है 4 कार्बन का एमीन, बोलो तो CH3 CH2 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 NH2, 1 2 3 4 ब्यूटाइल एमीन है। अरे ब्यूटाइल एमीन है ना। अब क्या करते हैं ना कि यही 4 कार्बन का एमीन लेते हैं, ये सीधा श्रृंखला में था, उसको शाखा युक्त बना के लेते हैं, लेकिन रहेगा सब कुछ उतने। जैसे देखो 1 2 3, देखो वही चीज है कि ना है? अरे वही चीज है ना। अरे ये भी 4 कार्बन का एमीन है और ये भी 4 कार्बन का एमीन है। अंतर इतने है कि सीधा श्रृंखला में एक सीध में है, अभी क्या है, ब्रांच इसको बोलते हैं, ब्रांचिंग हो गया है एकरा में, ठीक ना। तो आप सुनो जी, अभी बता रहे थे कि ये दोनों में एक एरिया ज्यादा है, तो एक बॉइलिंग पॉइंट के मान ज्यादा है और एक कम। लेकिन अब बात है कि दोनों तो सेम आ गया। अरे सेमे कार्बन का ना गया, इसमें एक के कार्बन के था, इसमें 3 गो के था, तो एरिया ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट का मान ज्यादा। लेकिन इसमें तो सेमे कार्बन को कैसे चेक करेंगे, तो आप सुनो, ये सीधा श्रृंखला है ना, अब ये कौन सी है, शाखा युक्त, माने लेपटाइल है, तो लेपटा जाएगा ना, ब्रांच जुड़ जाएगा तो इसका एरिया घट जाता है, समझ में आ रहा है? तो देखो ये ज्यादा एरिया घेरेगा, ये ज्यादा घेर रहा है, देखे से पता चल रहा है ये ज्यादा घेरेगा। और जब ब्रांच निकालने तो ब्रांचिंग के कारण जो सरफेस एरिया उसका होता है ना, सतह का क्षेत्र कम हो जाता है, मुमरा जैसे घट जाता है। तो कहने का मतलब कि एकड़ ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, यही समझाना था। यानी कहने का मतलब कि जब एगो सीधा श्रृंखला रहे और एगो ब्रांच वाला रहे, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट का मान ज्यादा हो जाएगा, इसका। क्यों? क्योंकि जब ब्रांच बढ़ता ना है, ब्रांच बढ़ता है तो आपस में से मुमराना समझते ना, तो क्षेत्रफल कम जाएगा, तो क्षेत्रफल कम गया इसका, तो वांडरवाल फोर्स का मान भी कम गया, और जब वांडरवाल फोर्स का मान कम गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इतना में किसको दुख है कि एमीन में तुलना करते हैं, किसमें, एमीन में, माने कि 1 डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे और 3 डिग्री रहे, तो केकर इसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा और किसका सबसे ज्यादा होगा। तो देखना जी, पहले बताओ तो 1 डिग्री एमीन को कैसे लिखेंगे, R बॉन्ड NH2 लिख सकते हैं, 2 डिग्री एमीन को R2NH
या एक आर इधर एक आर उधर, इसको लिख सकते थे। और इसको लिख सकते हैं R3 बॉन्ड N, यानी ये हो गया 1 डिग्री एमीन हुआ ना, ये वाला 2 डिग्री और ये वाला। तो जब 1 डिग्री एमीन भी रहे और 2 डिग्री भी एमीन रहे और 3 डिग्री रहे, तो ये तीनों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का मान हो जाता है 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री के, और सबसे कम किसका हो जाएगा 3 डिग्री का, ठीक ना। यानी कहने का मतलब कि इसका जो ऑर्डर है कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे, समझ आ रहा ना। यानी कि अगर तीनों एमीन दिया हुआ रहे तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री एमीन का होता है, उसके बाद 2 डिग्री एमीन का होता है, और उसके बाद यानी सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का, सबसे कम 3 डिग्री के। अरे ये समझ में आ रही है। लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि मोलेकुलर मास सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। कहने का मतलब कि इस मोलेकुलर मास माने आणविक द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान, तो जितना टोटल द्रव्यमान 1 डिग्री एमीन के आवे जोड़ जाड़ के, उतना ही एक्स का भी आना चाहिए, और उतना ही मान लो कि 1 डिग्री एमीन के द्रव्यमान आया 50, 2 डिग्री वाला के आया 50 है, और 3 डिग्री के आ गया कितना 50 है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट केकर हो जाएगा 1 डिग्री के लिए होगा। 1 डिग्री का कि द्रव्यमान तो सेम है, देखो मोलेकुलर मास बोल दिया, कंडीशन सेम रहेगा तो सेम आ गया है, ठीक ना। लेकिन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का होता है, उसके बाद 2 डिग्री के, उसके बाद 3 डिग्री के। अब कारण है कि क्यों, तो क्यों देखो 1 डिग्री एमीन में देखो नाइट्रोजन तो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, अरे है ना भदो। नाइट्रोजन के साथ कई गो है? 2 गो हाइड्रोजन है। अरे कै गो हाइड्रोजन है? 2 गो। तो 2 गो हाइड्रोजन का 2 अणु है, तो 2 अणु के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम हचाक दीवा बना लेगा। हचाक दीवा मतलब तुरंत बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद देखो नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, थोड़ा सा कम मात्रा में यानी देर लगेगा, और इसमें है ये नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का मान होता है 1 डिग्री के, उसके बाद हो जाता है 2 डिग्री के, और सबसे कम हो जाता है 3 डिग्री के। इतना में किसी को दुख। एक और इसका कंडीशन है कि अगर दिया हुआ रहे अल्कोहल, क्या चीज दिया हुआ रहे? अल्कोहल को इसे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं अल्कोहल दिया हुआ रहे, फिर वही बतिया 1 डिग्री एमीन दिया हुआ रहे, ठीक, 2 डिग्री एमीन दिया हुआ रहे, और फिर कोई चीज 3 डिग्री एमीन दिया हुआ रहे, और एक और दे देते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को इसे लिख सकते हैं, अरे आर के जगह एल्काइल के जगह ले लेते हैं CH3OH, तो CH3OH CH4, तो ना हो गया हाइड्रोकार्बन। तो ये है हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा दिल रहे अल्कोहलो रहे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन रहे, उसके साथ हाइड्रोकार्बनो रहे। तो इन सभी में किस में बॉइलिंग पॉइंट का मान सबसे ज्यादा होगा? तो हम याद कर लेना, सबसे ज्यादा होता है अल्कोहल में, और अल्कोहल के बाद ये 3 गो मिल गया तो यही सीक्वेंस लगा देंगे ना, यही सीक्वेंस लगाएंगे। तो सबसे ज्यादा एकर, फिर इससे कम इसका, और सबसे कम इसका, और सबसे कम एकर। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मोलेकुलर मास का चीज रहेगा जी, मोलेकुलर मास सेम रहना चाहिए, ठीक ना। यानी कहने का मतलब तो जिसका अनुभार ज्यादा मैंने जोड़ला पर द्रव्यमान ज्यादा आ जाए, ठीक ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जिसका अनुभार कम, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी काची हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिक्कत है सेम वाला में ना कि मोलेकुलर मास सबके समान आ गया, तो कैसे तुलना करेंगे? तो सबसे ज्यादा किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? अल्कोहल के, फिर 1 डिग्री एमीन के, 2 डिग्री एमीन के, 3 डिग्री एमीन के, और सबसे लास्ट में अरे बोलो ना हाइड्रोकार्बन के। पहला बार बताया था ना, हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर ही नहीं सकता, तो बॉइलिंग पॉइंट का मान सबसे कम। और इसमें देखो जी, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण यहू करेगा, क्या कि ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और ये भी करेगा क्या कि नाइट्रोजन आ गया है। तभी ट्रिक बताया था ना, FON फोन, अरे बताए थे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये ना करेगा, इसलिए तो सबसे अंत में होगा, ये तो करबे ना करेगा। लेकिन ये तीनों चारों करेगा, तो करेगा तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एकर काहे हो गया? तो देखो यहाँ पर आ रहा है नाइट्रोजन और यहाँ आ रहा है ऑक्सीजन, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है ना से अधिक मात्रा में यानी कि तुरंत हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, ठीक ना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का मान ज्यादा हो जाता है, और उसके बाद नाइट्रोजन तो 1 डिग्री, इससे कम, अब इससे कम, इससे सबसे कम हाइड्रोकार्बन। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट समाप्त, ठीक ना। सॉल्युबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं विलेयता या क्या चाहिए? घुलनशीलता, ठीक ना। तो लिख के रख देंगे। हो गया? अरे हो गई। अब सुनो,
देखो एमीन का सोलबिलिटी का अर्थ है ना कि एमीन को हम जल में डालेंगे तो घुलेगा कि ना घुलेगा, बात इतने है, समझ में रहा है। अरे सोलबिलिटी का अर्थ यही हुआ कि एमीन को हम जल में डालेंगे ना तो घुलेगा कि ना घुलेगा, अर्थ यही हुआ है। जल यानी कुछ H2O में, अरे यही ना होता है। अरे बता ना जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है कि ना, एकदम पाया जाता है हाइड्रोजन, अब फोन लगल है तो है ना एकरा में, अरे है ना। अब सुनो, तो अब कोई कहे कि काहे जल में डाल के देखते हैं, दूसरा चीज भी और भी आता है, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब भी विलायक है। विलायक मैंने किसी चीज को घुलाता है, और जल भी क्या है, विलायक है। लेकिन ये जो जल को बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक विलायक। देखो विलायक माने कोई चीज घुलाने वाला, अरे विलायक माने क्या चीज, घुलाने वाला। और सार्वत्रिक विलायक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है ना जो दुनिया में अधिक से अधिक पदार्थ को घुला लेने की क्षमता रखता है। ऐसा अगल बगल भी देखा होगा, किसी चीज को घुलाना है तो जल का प्रयोग करते हैं, जल पानी लाते हैं ना कुछ अधिकतर चीज को घुलाने के लिए। कपड़ा वपड़ा खींचना है ज़्यादा, अगर 20 दिन पहन लिए महके लगता है, का जी है ना, मैल एकदम बैठ जाता है, तो उसको क्या करते हैं लोग कि गर्म पानी करते हैं। तो है आखिर पानी है ना कि दूध में गर्म करेंगे, पानी में ना करेंगे। तो जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। पूछेगा कि सार्वत्रिक विलायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जल को ही सार्वत्रिक विलायक क्यों कहते हैं, तो क्योंकि जल अधिक से अधिक पदार्थ को आपस में घुला लेने की क्षमता रखता है। यानी जल किसी के साथ कोई बेवफाई नहीं करता है, जो आए घुला लेगा, किसी के साथ कोई बेवफाई नहीं, क्या समझा। तो इसीलिए अधिकतर पदार्थ को जल में घुला के देखा जाता है कि घुलता है कि ना। तो एमीन के हमने चेक करना है, तो एमीन में बोले ना बड़ी कंडीशन है, ठीक ना, डायरेक्ट इसका आंसर अभी नहीं करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में यही समझ ज़्यादा होता है। तो इसमें कहा जाता है कि जो एमीन का जो शुरू वाला सदस्य होगा, अरे समझ में रहा है, अरे एमीन का जो शुरू वाला सदस्य मैंने छोटका कम कार्बन वाला, समझ में रहा है, ठीक, अरे समझ में है ना। यहाँ लिखते हैं हिंदी में इसे निम्न सदस्य, कोची निम्न सदस्य, यानी कि छोटकन। तो जो एमीन का जो निम्न सदस्य रहेगा, ध्यान रखना है कि एलिफैटिक एमीन रहेगा। कैसा रहेगा, एलिफैटिक पढ़ा दिए ना है। तो एलिफैटिक एमीन का जो निम्न सदस्य होता ना है, वो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक ना। मैंने कि जल में डालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यानी उच्चतर सदस्य में आएंगे, किस में आएंगे, उच्च सदस्य में। माने कि उच्च सदस्य का अर्थ हुआ कि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगा, तो कार्बन परमाणु के चैन यानी कि श्रृंखला का मान बढ़ेगा, उसका आकारों बढ़ जाएगा, अरे बढ़ जाएगा ना। तो फिर से एक बार, एलिफैटिक एमीन का जो छोटकन शुरू वाला जो निम्न सदस्य होते हैं ना, जल में डालेंगे एकदम बढ़िया से घुल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ता है, यानी कह सकते हैं कि एमीन का आकार बढ़ता है, तो जल विरागी की संख्या बढ़ता है। कच्ची बढ़ता है, जल विरागी की संख्या। देखो जल विरागी का अर्थ हुआ ना कि जल से दूर भागना। अरे जल विरागी का अर्थ क्या होता है, जल से दूर भागना। एक होता है जल रागी, काची जल रागी, ऐसे कह सकते हैं जल स्नेह, काजी तो बता ना, स्नेह माने प्यार, काजी का समझा। तो जल रागी माने कि जल से प्यार है, समझा। और जल विरागी माने कि जल से नफरत है, समझ रहा। आई हेट यू जल इज कॉल्ड जल विरागी, क्या समझा। तो अब समझो, अब देखो, तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगा, यानी कि वो आकार बढ़ेगा, अरे वो आकार बढ़ेगा, तो एमीन में जल विरागी की संख्या काची हो जाएगा, बढ़ेगा। तो जब जल विरागी की संख्या बढ़ेगा, यानी कि जल से दूर भागेगा, तो जब जल से दूर भागेगा तो एमीन क्या हो जाएगा, घुलेगा जल में नहीं, यानी उसका घुलनशीलता का होगा, घटते जाएगा। समझ में रहा है। एलिफैटिक की जगह अब ले लेते हैं एरोमेटिक एमीन। कैसा, अरे बेंजीन वाला। तो जो एरोमेटिक एमीन है ना, ये जल में नहीं घुलता है। एरोमेटिक एमीन जल में, तो ये कहाँ घुलता है, कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक में। यानी कह सकते हैं कि एलिफैटिक एमीन जल में ना घुलता है, तो एलिफैटिक एमीन कहाँ घुलता है, कार्बनिक विलायक में। और कार्बनिक विलायक में अभी बताएं, बेंजीन आ जाएगा, ईथर आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा, ये सब कार्बनिक विलायक है, ठीक ना। तो जो चीज़ जल में ना घुलता है, तो फिर उसके बाद कार्बनिक विलायक में घुलाकर देखा जाता है। ये जल कार्बनिक नहीं है, इसमें कार्बन है, जल हो जाता है अकार्बनिक विलायक। तो खत्म हो गया भौतिक गुण।